सभी दोस्तों को राम राम। उम्मीद करते हैं भाई सब लोग बढ़िया होंगे। और एक मैं डायलॉग बोलूंगा, स्कैम है भाई, स्कैम है, एक नया स्कैम है। आज आपको समझ आएगा कि आपके पेरेंट्स क्यों बोलते हैं शेयर मार्केट एक जुआ है। क्योंकि आप लोग इतनी बड़ी बड़ी गलती करते हो ना, क्योंकि आप न्यूज देखते हो और न्यूज चैनल जो है वो सारे बायस्ड है। गोदी मीडिया खाली उस सेंस में नहीं है कि वो आपको पाकिस्तान पाकिस्तान दिखाती रहेगी, महंगाई नहीं दिखाएगी। वो इस सेंस में भी है कि शेयर मार्केट की भी एक गोदी मीडिया है जो कंपनियों की पीआर बन के बैठी है कि कैसे हम इनकी तारीफें करते। नीचे में आपको दिख रहा होगा, न्यूज चला रहा हूं नीचे, साले क्लियरली ये बोल रहे हैं, सब मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वेदांता इज नाउ डीमर्जिंग, इट इज द ऑप्शन ऑफ वैल्यू अनलॉकिंग फॉर शेयर इन्वेस्टर्स। खरीद लो शेयर वेदांता का, 2 दिन में पैसा डबल। अरे वेदांता एक लुटेरी कंपनी है, वेदांता नहीं कर सकती तुम्हें डबल। अब देखो, मैं अपनी बातों को ऐसे नहीं बोल रहा, मैं प्रूफ दूंगा एक बड़े सॉलिड सॉलिड। ठीक है जी, ये कह रहे हैं वेदांता जी डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वैल्यू अनलॉकिंग। अगर वेदांता जी को इतनी फिक्र है अपनी शेयर होल्डर्स की, तो इन्होंने जो पास्ट में डिसीजन लिए हैं वो क्यों लिए जी? इतने गलत गलत इनके डिसीजंस को कैसे आप जो है जस्टिफाई करोगे? मैं तो ये बोलूंगा, एक और अनिल आ गया। अनिल अंबानी था एक, और ये आ गया अनिल मित्तल कि अनिल अग्रवाल। क्या नाम है, अनिल मित्तल या अनिल अग्रवाल? ठीक है जी, दोनों में से एक है, चेक कर लेना, मित्तल हो चाहे अग्रवाल हो। ठीक है, अब देखो, अनिल नाम से बच के रहना भाई थोड़ा सा, क्योंकि अनिल नाम में ही थोड़ा सा खतरा है। कोई दोस्त है ना आपका अनिल, तो उसे वीडियो भेज देना, भाई ने बोला है अनिल नाम थोड़ा खतरा है। ठीक है जी, अब समझाता हूँ, रीजन के साथ जस्टिफाई करूंगा, ये देखना। खेल पुराना, बस अनिल नया। ठीक है जी, ज्यादा डीमर्जर और एक्सपेंशन ले डूबेगा। ठीक है जी, देखो, डीमर्जर और एक्सपेंशन अच्छा होता है और नहीं भी होता। कैसे? अगर आपका पुराना बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में वो डीप पॉकेट एक मोट बताया था, अगर तुम्हें याद हो। मैंने क्या बोला था? रिलायंस ने भी तो तुम कहोगे सर वो किया, डाइवर्सिफाई किया। देखो, एक डीमर्जर और डाइवर्सिफिकेशन भी अलग अलग है। रिलायंस ने डाइवर्सिफिकेशन किया, पर अभी तक उसने अपना कोई पार्ट अलग नहीं किया। हाँ, फाइनेंस वाला अब अलग किया, और वो उसका सक्सेसफुल भी हो जाएगा। अगर तुम उसके फाइनेंस सेक्टर पे बेट लगा रहे हो, मैं कहूंगा शायद तुम गलत ना हो। क्यों सक्सेसफुल हो जाएगा? क्योंकि उसके पास कैश काउ है, रिलायंस ऑयल के नाम की, अब तो जियो के नाम की, जो पैसा लगा देगा उसमें। ठीक है जी, पर इनके पास कौन सी कैश काउ है? इनकी तो जो पुरानी कंपनी है उसे ही तो ये बांटेंगे, और वो तो खुद ही इतने कर्जे में डूबी हुई है। अभी दिखाऊंगा, प्रूफ दूंगा। ऐसे कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं करता। मेरी वीडियो देखो भाई, वरना तुम वेदांता में पैसे लगाओगे और फंस जाओगे। जो हमेशा पंप एंड डंप होता है ना, पंप एंड डंप, पहले शेयर को बढ़ाओ न्यूज दे देकर, और फिर क्या कर रहे हो, एकदम से शेयर से पैसा खींच लो, और फंस के कौन रह जाएगा? हम जैसे भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर। पंप एंड डंप से बचना। आओ अब देखो, अगर ये इतना वैल्यू अनलॉकिंग की इन्हें फिक्र है, वैल्यू अनलॉकिंग का मतलब क्या? अपने शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बनाना, अपने शेयर होल्डर्स का भला चाहना, माइनॉरिटी भी और मेजोरिटी भी। मेजोरिटी तो यही है, माइनॉरिटी का भला चाहना। अगर इतना फिक्र है तो इनके मन में डी लिस्टिंग क्यों आया? और डी लिस्टिंग आया तो इनके मन में डी लिस्टिंग कम प्राइस पे क्यों आया? अगर आप ये कहते हो जी हम तो सोसाइटी का भला करने आए हैं, हम अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर को जस्टिफाई करने आए हैं, आप डी लिस्टिंग मार्केट प्राइस से कम पे कर कैसे सकते हो? डी लिस्टिंग करने के लिए, ठीक है जी, डी लिस्टिंग का मतलब समझो। डी लिस्टिंग का मतलब है बाय बैक करना अपने सारे शेयर्स को, अपने शेयर होल्डर को कहना हमें अपने सारे शेयर वापस कर दो, उसके बदले में हमसे पैसा पर शेयर के अकॉर्डिंग ले लो, टेंडर बेसिस पे। टेंडर मतलब टाइम पीरियड दे दोगे, इतने दिन आपको सप्लाई करने के लिए दे दो। वो तो अच्छी किस्मत, शेयर होल्डर मूर्ख नहीं है, शेयर होल्डर समझदार है, उसे आप पागल नहीं बना सकते। जो एफआईआई है, डीआईआई है, फॉरेन इन्वेस्टर है, चलो हम इंडिया वाले लोग भोले हैं, आपकी बातों में आ जाएंगे, चलो यार कंपनी बायबैक कर रही है, आज तक सुना है बायबैक अच्छा होता है, ठीक है जी, और अच्छा प्राइस देगी, और एफआईआई ढंग से वैल्यूएशन करते हैं। वो तो इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि सेबी का क्राइटेरिया 90% शेयर वापस आने चाहिए, आए नहीं वापस, कैसे कर लगे बायबैक? 90% क्राइटेरिया पे खड़े नहीं हो पा रहे तुम। मेरी बात समझो ना, फेल हो गया बिल्कुल ही। अब देखो, एल&टी ने भी कोशिश की बायबैक की उन्होंने डी लिस्टिंग नहीं की, मतलब उन्होंने कुछ शेयर खरीदने थे, सारे नहीं खरीदने थे, और इनका बायबैक सक्सेसफुल हो जाएगा। ये होती है वैल्यू अनलॉकिंग। इन्होंने कहा मैं एक शेयर खरीदूंगी 3200 रुपए में, ठीक है जी, आपसे एक शेयर के आप मुझे एक शेयर दो और मैं आपको कितने रुपए दूंगी? 3200। अब इनके अगर बायबैक ये 100 करना चाहते हैं, अब ये समझना क्या होता है असली बायबैक। ये कंपनी अगर 100 शेयर भी बायबैक के लिए मांग रही होगी, अब इनको 200 लोग, 1000 लोग,
10,000 शेयर वापस करने आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो 3200 प्राइस दिया है वो 2920 मार्केट प्राइस है इनका, उस टाइम का जब बायबैक का ऑफर आया उससे काफी ज्यादा है। 2920 मार्केट में अगर बेचेगा बंदा 2920 मिल रहा है तो कंपनी को वापस दे देना 3200। ये होती है वैल्यू अनलॉकिंग, ये वैल्यू अनलॉकिंग होती है। आपने बायबैक लाए कितने रुपए पे लाया? 87 रुपीज पे। और उस टाइम पे आपका शेयर जब आपने टेंडर बनाया कितना हो गया था? 130 140 के आसपास। यानी आप क्लियरली अपने शेयर होल्डर को लूटना चाह रहे थे ना, लूटना चाह रहे थे ना। और आपका तो पी रेशियो भी कम है, पी रेशियो भी कम है। कहां की वैल्यू अनलॉकिंग की आप बात कर रहे हो सर? मुझे एक बात बताओ। ठीक है जी, देखो एक पहला इनका फ्रॉड यहां पकड़ा गया कि भैया कोई भी वैल्यू अनलॉकिंग चाहते तो ये वाली हरकत क्यों। अब अगली बात, अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग की बात करते हो, मैं एक तुमसे पूछना चाहता हूँ भाई, जो मेरे व्यूअर्स है, तुम्हारे पापा है, तुम्हारे पापा कहते हैं मैं घर का भला चाहता हूँ, ठीक है जी, बात करते हैं ऐसी ऐसी, वो बाहर से कर्जा उठाए जा रहे, कर्जा उठाए जा रहे, कर्जा उठाए जा रहे हैं, ठीक है जी। क्या कोई ऐसा बंदा जो बार बार कर्जा उठाया जा रहा है और कर्जे से अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं करते? अगर बिजनेस एक्सपेंड करे तो कर्जा बुरा नहीं है, फिर वो रिटर्न आ जाएंगे अपने आप, ठीक है जी। बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर रहे, वो तुम्हारे ऐशो आराम में, अपने ऐशो आराम में उड़ा रहे हैं। क्या वो तुम्हारा भला चाहते हैं? वो सिर्फ भले का ड्रामा कर रहे हैं, भला नहीं चाहते। इतना डेट लेकर कैसे भलाई की बातें कर रही है कंपनी। अब यहाँ पर भी दो थ्योरीज है डेट से रिलेटेड। पहली थ्योरी, इन्होंने डेट उठाया क्यों? इन्होंने डेट इसलिए उठाया कि जो इनकी डी लिस्टिंग फेल हो गई। अब इन्हें तो पता है कि यार मेरा शेयर जो है सस्ता है, अभी उसकी जो है वैल्यू अनलॉकिंग है, उसका बिजनेस आगे चल के बढ़िया चलेगा, और हम जो एक डिविडेंड वाला स्कैम भी चलेंगी, तो डिविडेंड वाले स्कैम में इन्हें तब फायदा होता है ना अगर इनके पास शेयर ज्यादा होते हैं। अब देखो डिविडेंड होता कैसे है, ये समझो, प्रॉफिट का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट होगा शेयर होल्डर में, यही तो डिविडेंड है। अगर आपके पास एक शेयर है और आप कंपनी ने बोला हम एक शेयर पे 10 रुपए डिविडेंड देंगे, तो एक शेयर है तो कितना डिविडेंड मिलेगा? 10 रुपए। 10 शेयर है तो कितना डिविडेंड मिलेगा? 100 रुपए। और 1000 शेयर है तो कितना डिविडेंड मिलेगा? 10,000 रुपए। यानी कि डिविडेंड की टोटल अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू शेयर अमाउंट, कि ज्यादा शेयर तो ज्यादा डिविडेंड। तो इन्हें अपने शेयर वापस चाहिए थे, क्योंकि इन्होंने अभी डिविडेंड वाला स्कैम भी चलना था, वो भी चलना था इन्होंने ना, वो भी चलना था। अब देखो सीधी बात यहाँ पे करते हैं, डी लिस्टिंग फेल हो गई, क्या करे? चलो अब मार्केट प्राइस पे खरीदे, तो मार्केट प्राइस तो ज्यादा है, तो जेब से पैसा ज्यादा जाएगा, उतना पैसा है नहीं शेयर होल्डर इनके जो है मेजोरिटी शेयर होल्डर के पास या कंपनी के पास। कंपनी के नाम पे खरीद रहे, उतने पैसे नहीं है कंपनी के पास, तो कहां से आएगा? तो भैया कह रहे डेट उठाओ। अरे बाय बाय के लिए डेट उठा रहे हो, कैसी कंपनी हो? तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रही तुम्हारी बात, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही। और तुम्हारा इंटेंशन अच्छा नहीं ना एक्सपेंशन का, तो उठाओ डेट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। फिर भैया इन्होंने जो है 70% अपनी होल्डिंग कर ली, खरीद के। अब देखो एक और बात समझो, खरीदने का एक और रीजन तुम्हें बता देता हूं। जब ये खरीदेंगे तो शेयर की डिमांड जनरेट होगी। अब मार्केट भोला है, उससे क्या मतलब कि घर वाले बंदे डिमांड जनरेट कर रहे हैं, बाहर वाले बंदे डिमांड जनरेट कर रहे हैं। अब जैसे यूट्यूब भोला है, ठीक है जी। अब मान लो मेरे 1 लाख बंदे हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी वीडियो बकवास भी हो, मैं अगर कह रहा हूँ व्यूज कर दो तो 1 लाख व्यूज वो कर देंगे। अब यूट्यूब को क्या मतलब, वो तो मेरे बैंक में पैसा भेज देगा 1 लाख के अकॉर्डिंग। ऐसे मार्केट को क्या मतलब कि डिमांड कौन कर रहे हैं? ये साले खुद ही डेट का पैसा उठाया और डिमांड करने लग गए, शेयर खरीद रहे तो डिमांड बढ़ रही है, उसकी वजह से वेदांता का इन्होंने प्राइस भी पंप कर दिया और ज्यादा। अब समझ रहे हो स्कैम कैसे चलता है? अब देखो और दिक्कत मुझे क्यों लग रही है, शेयर खरीदे इन्होंने वापिस, उसके बाद जो पैसा और लेने के लिए उन शेयर्स को गिरवी रख दिया बैंक के पास। प्लेज मतलब गिरवी रख दिया। समझो भाई क्या स्कैम है। एक सिंपल सी थ्योरी मैं तुम्हें बताता हूं, जो शेयर होल्डर अपने शेयर प्लेज रख रहा है, यानी वो सिर्फ कर्जे की इतनी भूख क्यों है कि अब अपनी घर को भी तुम्हें गिरवी रखना पड़ रहा है। कुछ तो दिक्कत है, प्लेज मतलब मोर्टगेज रखना, कोलेटरल रखना, कुछ है ना कि नहीं? दिक्कत है, ठीक है। अब तुम पूछोगे सर प्लेज रख के इन्होंने इतना और डेट क्यों चाहिए? अब शेयर भी खरीद लिए तो डेट की भूख क्यों? वो है रीजन नंबर 2, जो है हमारा डिविडेंड वाला स्कैम। और सबसे बड़ा स्कैम जो अगर तुम खबरों में वेदांता के बारे में पढ़ोगे, यही है डिविडेंड वाला। अब देखो डिविडेंड स्कैम है क्या, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है जी। तुम्हारे पापा 2 साल में उनकी पर ईयर बिजनेस करते थे तुम्हारे पापा। पहले साल उन्होंने कमाए 5 लाख रुपए, ठीक है जी, और दूसरे साल उन्होंने कमाए 2 लाख रुपए, ठीक है। तो 2 साल में तुम्हारे पापा ने कितने रुपए किए? पहले तो ये बताओ। 7 लाख, ठीक है जी। अब पर तुम्हारे पापा ने तुम्हें 2 साल में गिफ्ट, तुम्हारे पापा ने 2 साल में तुम्हें गिफ्ट या तुम्हारी ऐशो आराम पे पैसा उड़ा दिया 10 लाख। ये तुम क्यों? सर ये क्या स्कैम हो रहा है? पापा जी कमा 7 लाख रुपए ले रहे हैं और आप कह रहे हो 10 लाख ऐशो आराम पे उड़ा दिया। तो खर्चे कहां गए? और खर्चे जाने के बाद सेविंग कहां की उन्होंने पापा जी ने? और सेविंग भी छोड़ो,
आप सेविंग भी बात बाद में लो यार, ऐशोराम पे 10 लाख कैसे उड़ा दिए? यानी कि उन्होंने 3 लाख नहीं, 3 लाख मत सोचना कि 7 लाख तो चलो पापा जी पे पड़ा है, 3 लाख और लेके वो अपने ऐशोराम पे उड़ाएंगे। भैया 7 लाख में से बच्चा उनके पास 2 लाख ही होगा, क्योंकि इसमें खर्चे भी होंगे और बाकी चीजें भी होंगी। उन्होंने 8 लाख और लिया कर्जा, ताकि वो तुम पे कितना ऐशोराम उड़ा सके, 10 लाख। ऐसे पापा को सपोर्ट करोगे तुम? ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है बहुत तगड़ा, पढ़ लेना। बॉयफ्रेंड है, ठीक है, सखी को गिफ्ट दे रहा है, सखी खुश हो रही है, ठीक है, पर बॉयफ्रेंड कर्जा उठा उठा के वो गिफ्ट दे रहा है। सुकेश भाई याद आ जाते हैं सुकेश भाई याद आ जाते हैं, ठीक है जी, कर्जा उठा उठा के गिफ्ट दे रहा है। क्या वो गर्लफ्रेंड देखो मजे करने के लिए वो साथ रहेगी, पर क्या ऐसी लड़की के घर वाले और ऐसी लड़की उसे अपना पार्टनर बनाने के लिए तैयार करेगी? हाँ या ना में कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो ऑब्वियसली नहीं, वो जानती है इस लौंडे का फ्यूचर ब्लैक एंड आउट है, खत्म, डेट, कर्जा चुकाना तो पड़ेगा कभी ना कभी। बाप की शादी में थोड़ी आए हो कि कर्जा ले जाओ अगर बच के निकल जाओगे, ऐसा नहीं होता ना भाई, ठीक है। तो यही अब स्कैम समझना। 2 साल में प्रॉफिट कितना कमाया है? 38,000 करोड़ के आसपास, वैल्यू इधर उधर हो जाएगी 1-2 करोड़, ठीक है जी। पर तो सरप्लस, सरप्लस तो बढ़ना चाहिए जो रिजर्व्स होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सारी कंपनी जो है, सारा जो है हिस्सा टैक्स में और इन सब चीजों में थोड़ी बांट देती है, ठीक है जी, और जो है डिविडेंड में थोड़ी बांट देती है, थोड़ा तो अपना रिजर्व भी करते हैं, और रिजर्व बहुत जरूरी है। मैंने वो एनपीए वाला टॉपिक समझाया था, बैंकिंग में प्रोविजन रिजर्व बहुत जरूरी है, ठीक है जी। पर रिजर्व इनके घट गए यार, जब प्रॉफिट बढ़ रहा है 2 साल में इतना ज्यादा प्रॉफिट, 38,000 करोड़, वो तुम रिजर्व में 1 करोड़ भी ऐड नहीं कर पा रहे, और बल्कि उल्टा रिजर्व तुम्हारे घट रहे हैं। तो हुआ क्या सर? हुआ ये, और कर्जा बढ़ रहा है। अच्छा भाई ये क्या दिक्कत है? तुम अपना प्रॉफिट क्यों कर रहे हो अर्न? तुम्हारे अगर प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं तो कैश फ्लो भी आ रहा होगा, उस कैश फ्लो से कर्जा ही चुका रहे होगे। चलो बंदा ये सोच रहा होगा यार प्रॉफिट अगर कमा रही है कंपनी, क्या पता उससे कर्जा ही चुका दे, कैश फ्लो आएगा। तो कर्जा भी नहीं चुका रहे, क्योंकि कर्जा भी 1-2 साल में 55,000 करोड़ से 66,000 करोड़ हो गया। तो क्या स्कैम है भाई? प्रॉफिट जा कहां रहा है यार? बंदा अपना सिर पकड़ के बैठ गया, इतना अच्छा प्रॉफिट। भैया तो ये कहते हैं जो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाए इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि उसका फ्यूचर ब्राइट है। अब यहाँ पे समझ आएगा कि हर बार कहानी सीधी सीधी नहीं होती। कीचड़ वाले रास्ते में जो गाड़ी चल सकती है, वो जरूरी नहीं कि जो है बर्फ वाले रास्ते में बढ़िया चल जाए। यहाँ पे वो नहीं है ना चीट कोड, चीट कोड नहीं है ना वाइस सिटी का कि भैया गाड़ी वो पानी में भी चल रही है और गाड़ी वो रोड पे भी चल रही है। कि हर कंपनी को सेम एंगल से नहीं जज कर सकते कि प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो कंपनी अच्छी होगी, इसके भी प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। पिछले साल 14,000 था, 23,000 हुआ, या 23 से 14 हुआ, मतलब अच्छे हैं प्रॉफिट 2 साल के 38,000। और ये देखो ना यूज कहाँ हो रहे हैं प्रॉफिट, क्योंकि यूज हो रहे हैं डिविडेंड बांटने में। किसी मूर्ख ने सही कहा है कि जो अच्छी कंपनी होती है ना, वो डिविडेंड बांटती है अपने प्रॉफिट का 1-आधा%। ये भैया ने 2 साल में 38,000 प्रॉफिट कमा के 60,000 का प्रॉफिट बांट दिया, यानी कि 120-130% प्रॉफिट बांटा जा रहा है। ओ भाई साहब ये समझो क्यों, क्योंकि 70% तो रिटर्न आएगा उनके पास खुद ही। 70% कहां जाएगा? जो बांटने का डिसीजन ले रहे हैं अनिल जी, उनके घर ही जाएगा ना, क्योंकि 70% शेयर किसके पास है? उनके पास है। गिरवी है पर घर तो अभी उनका ही है, अभी बिका तो नहीं ना घर, ठीक है जी, अभी बैंक का राइट तो नहीं हुआ। अगर लोन में डिफॉल्ट करेंगे तब राइट होगा, उससे पहले पहले तो डिविडेंड एंजॉय कर लो। क्या हम समझ रहे हो सारा? और ये कह रहे हैं जी हम करना चाहते हैं वैल्यू अनलॉक करो वैल्यू अनलॉकिंग, स्कैम कर रहे हो सीधा सीधा। तो भैया शेयर होल्डर जी इसमें मत फंसना। अब ये लेटेस्ट वाली न्यूज, डीमर्जर। अब डीमर्जर क्यों मैं स्कैम कह रहा हूं? देखो एक और बात बता दूं, ये सारी थ्योरीज है, देखो ये तो प्रूफ है सारे, ठीक है जी, कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा। अब डीमर्जर का ऐसा क्यों कर रही है कंपनी? एक थ्योरी है, ठीक है जी। अब ये थ्योरी कितनी सही है? मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। आप भी अपना जजमेंट लगाना और बताना ये थ्योरी में दम है कि नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? देखो डीमर्जर तुम कहते हो सर आईटीसी का आप डीमर्जर कहते हो, बहुत अच्छा है, आईटीसी को डीमर्जर करना चाहिए। देखो डीमर्जर फायदा कब देता है, इसे पढ़ो। डीमर्जर तब फायदा देता है अगर तुम्हारा कोई बिजनेस का ऐसा सेगमेंट है जिसमें पोटेंशियल है, बट वह दब गया क्योंकि जो तुम्हारा लीडर है या दूसरा सेगमेंट है वो एज अ लीडर परफॉर्म कर रहा है, तो सारा ध्यान उस पर ही रहता है। जैसे आईटीसी है, इसका सारा ध्यान इस पे रहता है, इसका शेयर मार्केट में जो भी वैल्यूएशन की जाती है इसका मेनली सिगरेट वाले बिजनेस पे की जाती है। पर अगर आपको पता ना हो, ठीक है जी, आईटीसी के होटल भी अच्छा बिजनेस है, ठीक है, या आईटीसी का जो ग्रोसरी वगैरह वो बिस्कुट वगैरह, ठीक है, और वो क्लासमेट वगैरह जो इतनी सारी ब्रांड्स हैं इनके नीचे, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है कि नहीं है ये बता दो। पर उनका कभी चर्चा ही नहीं हो रही। आईटीसी कभी भी इंपैक्ट होता है, बढ़ता है या घटता है, किसकी वजह से? सिगरेट वाली न्यूज की वजह से। यानी सिगरेट वाले सेगमेंट ने फूड वाला सेगमेंट भी दबा दिया, हॉस्पिटैलिटी वाला सेगमेंट भी दबा दिया। तो ऐसी कंपनी को तो जो है डीमर्जर करना चाहिए, क्योंकि इन सेगमेंट में बहुत दम है। पर क्लास मॉनिटर या क्लास लीडर जब 100 में से 100 ला रहा है,
तो 100 में से 90 वाले की भी परफॉर्मेंस को अंडर वैल्यू किया जा रहा है। तो 90 वाले को यही है कि मैं अपना अलग रास्ता बना लेता हूं और सीखूंगा और ग्रो करूंगा, और तो मेरी वैल्यूएशन ज्यादा होगी। ठीक है जी। तो ऐसी कंपनीज के लिए डीमर्जर अच्छा होता है। एक तो ये चीज है। एक और चीज, जब उन्हें लगता है कि कोई सेगमेंट जो है मोरालिटी के बेसिस पे अच्छा नहीं है, बट दूसरे सेगमेंट मेरे मोरालिटी के बेसिस पे अच्छे हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी में मोरालिटी अच्छी है, खाने में मोरालिटी अच्छी है, एग्रीकल्चर के बिजनेस में इनकी मोरालिटी अच्छी है, आईटीसी की, पर सिगरेट में मोरालिटी अगर देखा जाए, मोर्टेलिटी नहीं कह रहा मोर्टेलिटी नहीं, मौत नहीं है यहाँ पे, मोरालिटी अच्छी चीज, संस्कार। ठीक है। सिगरेट को थोड़ा नेगेटिव माना जाता है ना, बुरी चीज होती है सिगरेट, पोल्यूशन फैलाती है सिगरेट। अरे यार दिल्ली में रह रहे हो 10 सिगरेट तो तुम वैसे पी रहे हो। ठीक है, मैं सिगरेट को जस्टिफाई नहीं कर रहा, हाँ बुरी चीज होती है। ठीक है जी। तो पर थोड़ा ऐसे नेगेटिव भी माना जाता है ना, सिगरेट को बहुत नेगेटिव माना जाता है, तो ये समझा जाता है कि यार सिगरेट की नेगेटिविटी इन बिजनेस पे भी पड़ रही है, तो भी ऐसी कंपनी को डीमर्जर करना चाहिए। तो आईटीसी का डीमर्जर तो बहुत अच्छा रहेगा, बट ये क्यों डीमर्जर कर रही है? अब वेदांता का डीमर्जर में दिक्कत क्या है, वो मैं अब नीचे दिखाता हूं तुम्हें। देखो, पहली चीज है, इनका ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जो दब रहा है किसी सेगमेंट की वजह से, तो पहला पॉइंट तो इन पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा। दूसरा, इनका कोई नेगेटिव सेगमेंट नहीं है जो बाकियों की पॉजिटिविटी छुपा रहा हो, तो दूसरा पॉइंट भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा। एक और दिक्कत भैया, डीमर्जर का मतलब समझो आपके बिजनेस में वैरायटी है, तो आप अलग अलग शो करना चाहते हो। इनके पास एग्रीकल्चर है वो अलग दिखाना चाहते हैं, फूड है उसे अलग दिखाना चाहते हैं, रिलायंस के पास ऑयल है उसे अलग दिखाना चाहती है, वो जियो है अलग दिखाना चाहती है, फाइनेंशियल है, सर्विस, सारे सेगमेंट अलग अलग है, तो कहते हैं एक साथ दिखाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी एकदम मिसमैच नहीं है, मिसमैच कह रहा हूं सॉरी, मैं एकदम मैच ही नहीं है किसी सेगमेंट का, तो अलग अलग कर देना इज बेस्ट। इनके डीमर्जर में जो 6 कंपनियां बन के आएंगी, यहाँ पे नाम लिखा है, वो सारी तो मुझे सेम सी लग रही है। नेचुरल रिसोर्सेज वाली, एल्यूमिनियम भी वही होता है भाई, स्टील भी वही होता है भाई, ठीक है जी, आपका बेस मेटल भी वही होता है भाई। ठीक है, वेदांता लिमिटेड में क्या करेंगे ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो ये 4 कंपनी तो मैंने तुम्हें सीधी सीधी दिखा दी। ठीक है, ऑयल एंड गैस भी भाई नेचुरल रिसोर्स है, चलो तुम उसे अलग कर दो, तो ऑयल एंड गैस और पावर एक ही हो गई। ठीक है जी, क्योंकि गैस से ही पावर बनेगी। तो ये अलग क्या कर रहे हैं, 6 कंपनियां बना क्यों रहे हैं, जो सबका ही नेचर क्या है, सेम है। तो सीधा सीधा ये इसलिए बना रहे हैं कि ये करेंगे क्या, मान लो आप सर ये कह रहे हो इनका 60,000 करोड़ कर जाए, ठीक है जी, इनकी 6 कंपनियां जब बन जाएंगी तो इनकी मर्जी होगी ना वो 60,000 करोड़ किसके नाम पे दिखाना कि वो किस कंपनी ने लिया हुआ है। तो ये ना 2-3 कंपनियों का अपना सिविल खराब कर देंगे, उस पर ट्रांसफर कर दिया, मान लो 20,000 करोड़ इस पर ट्रांसफर कर दिया, 20 इस पे, 20 इस पे, तो ये बाकी 3 कंपनियां तुम्हें क्या करी दिखेंगी, डेट फ्री। तुम्हें बाकी 3 कंपनियां कैसी दिखेंगी, डेट फ्री। और फिर तो जो इन्वेस्टर है वो पक्का जाएगा, फिर कहेगा सर अब आप देखो क्वेश्चन भी नहीं उठा सकते, वेदांता लिमिटेड का डेट कितना है, 0, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना, 0, ये तो बेस्ट कंपनी, आप डेट ला दे। अरे भैया स्कैम, यही तो है स्कैम। डेट है, पर डेट को हुई ना, पापा ने कहा अपनी मैं जो है भागीदार, बाजू वाले अंकल को भी बना देता हूं, उनके बाजू वाले को भी, उनके बाजू वाले को, उनके बाजू वाले को भी, जब पुलिस पकड़ के लेके जाएगी मैं बोलूंगा मैंने कहने ने थोड़ी 60,000 का लोन लिया था। ठीक है, देखो उसके भी 10 ट्रांसफर करो, उसके भी 10 ट्रांसफर करो, पार्टनरशिप है, ये करना चाहती है वेदांता। अब बोलो स्कैम है कि नहीं है, तुम्हें लिखना है, मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो कह रहा हूँ अनिल जी बहुत अच्छे आदमी हो आप, ठीक है जी, आप जो है देश का भला चाहते हो, आपकी कंपनी को सरकार भी सपोर्ट करती है, ठीक है जी, मोदी जी गलत कंपनी को सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत अच्छे आदमी हो, पर आपके लक्षण क्यों नहीं अच्छे, मुझे इस तरह तो समझा दो अनिल जी, अब इसको जस्टिफाई कर दो जरा। मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं एकदम चुप आदमी चुप। ठीक है जी, तो इस बातों पे थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, आज तुम्हें वीडियो मैंने बना दी इस पे, भाई ऐसे ही मैं सारे बिजनेस टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आता रहूंगा, बट आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तुम इतना तो कर सकते हो, इतना भी नहीं कर सकते, या तुम्हें जाननी नहीं है नॉलेज, ऐसी ऐसी नॉलेज दूंगा, ऐसी ऐसी कहानी तुम्हें नहीं समझ आएगा। बताऊंगा रिलायंस पावर डूबी क्यों थी, एक और बंदा था बिग बाजार, उसने भी ऐसे स्कैम चला था, उसने भी ऐसे ऐसे टुकड़े कर दिए, पर सारे टुकड़े सेम टाइप। बिग बाजार एक वो जहाँ पे सब चीज मिलती है, ठीक है जी, एक और खाने का खोल दिया, क्यों खोला पोर्टल समझ नहीं आ रहा, बिग बाजार पे भी जब वही मिलता है, तो क्योंकि उन्हें भी ऐसे लोन का स्कैम करना था, सब बताएंगे। उसके लिए पर चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, बेल आइकन को जो है बजाना पड़ेगा, घंटी बजानी पड़ेगी, और वीडियोस पे लंबे लंबे व्यूज देने पड़ेंगे। यार हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए, मास्लो की थ्योरी सबको चाहिए मोटिवेशन। ठीक है जी, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी भाइयों को